ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मालवा का पठार। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है और यह विषय हम कर रहे हैं एक बड़े हेडिंग यानी कि एक बड़े टॉपिक के अंतर्गत, वह है प्रायद्वीपीय पठार। तो जैसे कि हर पठार और हर भौगोलिक स्थिति के बारे में हम करते हैं, वह शुरुआत करते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति के बारे में यह है दक्षिण पूर्व राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में फैला हुआ यह पठार है। अगर मैं आपको भौगोलिक नक्शे के ऊपर इसको दिखाऊं तो इस तरीके से बनाएंगे हम कि राजस्थान का जो मैप है वह देखते हैं सबसे पहले। यह राजस्थान है और उससे सटा हुआ जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। इसको थोड़ा इससे ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये पश्चिम का हिस्सा हो गया, जहां पर ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली माउंटेन रेंज है जो ऊपर दिल्ली तक जा रही है। और यहाँ पर एक नदी है, यह नदी है नर्मदा नदी। ऐसे ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये राज्य है गुजरात और यहाँ पर स्थित है ये पर्वत जिसको कहते हैं विंध्या। इसके उत्तर में जो है यह स्थित है मालवा का पठार। तो ये वाला जो हिस्सा है यानी कि विंध्या के उत्तर में और अरावली के दक्षिण पूर्व में, और इसके अंतर्गत जो एमपी है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर जो जिले पड़ते हैं और जो राजस्थान के जिले पड़ते हैं वह सारे के सारे इसमें शामिल है। इस हिस्से के अंदर जो जिले हैं यदि हम देखें तो यहाँ पर धार, यहाँ झाबुआ, यहाँ इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच। इधर राजस्थान में जो पड़ेंगे वह यहाँ से शुरू करेंगे बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ तक चित्तौड़गढ़ आएगा, यहाँ पर आएगा झालावाड़। तो यह विस्तार है इसका। तो हम ये आगे भी लिख सकते हैं इसके बारे में। विस्तार कैसे होगा? तो विस्तार में हम ये भी लिख सकते हैं कि यह अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में के दक्षिण पूर्व में और विंध्य श्रेणी के उत्तर में, विंध्य श्रेणी के उत्तर में। अब हमने राजस्थान, अगर हम जिलों की बात करें कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, तो जिले अगर सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन से जिले आएंगे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और झालावाड़। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं धार, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, जो राजस्थान से सटे हुए हैं ऑफ कोर्स, मंदसौर,
नीमच, यह मुख्यतः है जिसके अंतर्गत ये मालवा का पठार पड़ता है। अब देखते हैं इस मालवा के पठार की जो आयु है, इस आयु को जब हम समझेंगे उसके साथ ही हमें इसकी प्रकृति भी समझ में आएगी। इसकी जो आयु है वह है 6.5 करोड़ वर्ष, यानी कि ये वो समय है जिसको हम कहते हैं क्रिटेशियस काल। इस क्रिटेशियस काल के दौरान ही भारत की भूमि अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर दिशा में खिसकनी शुरू हुई थी और इसी समय पर दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था, क्योंकि सतह के नीचे मेंटल से जो मैग्मा निकला वह मैग्मा ऊपर फैलकर और बाद में ठंडा होकर वह दक्कन के पठार के रूप में जाना गया। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जब इसकी आयु वही है जैसे दक्कन के पठार की आयु है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या होगी हमारे दक्कन के पठार की। इसकी विशेषता यह हुई कि यह दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, यह हो गया हमारा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी। दक्कन का पठार किस प्रकार का है, ज्वालामुखी। तो जाहिर बात है जब हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो यह भी प्रकृति हमें वैसी ही मिलेगी जैसे कि दक्कन के पठार की, अर्थात ज्वालामुखी है। तो अब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है वह कैसी है, ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी जो है, अब इसमें चट्टानें कैसे मिलती है। देखिए दो प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी दो प्रकार से विस्फोट करते हैं। एक तो कहलाता है बसाल्टिक। जो बसाल्ट है वह पतला होता है और धीरे धीरे फैलता है, यानी कि एक परत और दूसरी परत बनाते हुए वह ठंडा होता है। और एक होता है जो कहलाता है ग्रेनाइटिक। वह क्या होता है, जो ग्रेनाइट वाला होता है उसमें होता है विस्फोट। तो यह किस प्रकार का है, चट्टानें किस प्रकार की हैं, बसाल्टिक। तो बसाल्ट है। और इसी से हमारा उत्तर मिलेगा कि अगर बसाल्ट जो है जब टूटता है, यानी कि उसका क्षरण होता है किसके द्वारा, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक बल है जिसमें शब्द आते हैं अपक्षय और अपरदन, यानी कि वेदरिंग और इरोजन, यानी कि हवा पानी आदि के द्वारा। तो मिट्टी कैसे हुई, बसाल्ट के क्षरण के बाद, बसाल्ट के अपरदन और अपक्षय, यानी कि एक ही स्थान पर सब स्थाने जो तोड़फोड़ होती है, और जब बहते हुए कारक जैसे हवा है पानी है उसके द्वारा होती है, तो उसी को हम अपरदन एवं अपक्षय कहते हैं। के परिणाम में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी हम जानते हैं इसको कई नामों से जाना जाता है, और चूंकि इस पर सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है इसीलिए इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जब हमने ये पॉइंट पढ़ लिए तब हमारे लिए कृषि को समझना भी सरल होगा। तो यह क्षेत्र किस रूप में जाना जाएगा, मालवा का पठार। यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्य फसल कौन सी है, तो जब काली मिट्टी है तो मुख्य फसल कौन सी होगी, कपास। अन्य जो फसलें हैं, अन्य फसलें भी हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, खास तौर से सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है यह सबसे ज्यादा उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का सोया राज्य भी कहते हैं। तो सोयाबीन, ज्वार और बाजरा, क्योंकि यह क्षेत्र कैसा पड़ेगा, अगर हम वनस्पति की बात करेंगे
तो वनस्पति एवं जलवायु कैसी होगी इस क्षेत्र में? वनस्पति एवं जलवायु तो यह हमें पाई जाती है। वनस्पति जो होगी वह उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वह है। तो इसकी वनस्पति एवं जलवायु में आएगा साल, सागौन, ये वृक्ष है। और दूसरा है यह किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, यानी कि इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। वह मिलते हैं जिसका उदाहरण है साल और सागौन। अब देखते हैं कि इसमें सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं और अन्य क्या महत्व है इस मालवा के पठार का। तो इसका महत्व जो है नदियों के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन पहले इसके जो सर्वोच्च शिखर हैं वह देखते हैं और दो के बारे में देखेंगे, वही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च शिखर के रूप में नाम आता है, पहला जो है सबसे ऊंचा जो शिखर है मालवा के पठार का वह कहलाता है सिगार चोटी, सिगार चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 881 मीटर और कहां पर स्थित है? इंदौर जिले के अंदर। ये इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। दूसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है वह कहलाता है जाना पाओ पहाड़ी या शिखर। यह भी इंदौर के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 854 मीटर और क्षेत्र वही पड़ेगा इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। अब जाना पाओ ऐतिहासिक और भौगोलिक दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का उद्गम स्थल यहां से है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा जो है वह है कि ये ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी पहचानी जाती है। फिर आ गया हमारा अगला पॉइंट इसके अंदर कि चूंकि मालवा का स्थल जो है एक ऊंचाई पर है तो जाहिर है कुछ नदियों का उद्गम स्थल और कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो वह चंबल तो हमने पढ़ ही लिया, अन्य देखते हैं जो नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं। तो उसमें एक तो चंबल नदी हो गई जो उत्तर की तरफ बह रही है, चंबल नदी। दूसरी जो है एक पश्चिम की तरफ बहती है जिसका नाम है माही नदी, जो कि 3 राज्यों में मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान और राजस्थान में बंसवाड़ा होते हुए फिर यह चली जाएगी गुजरात राज्य में और गिर जाएगी अरब सागर में जो कहलाती है खंबात की खाड़ी। इसके अलावा शिप्रा नदी, ये जो शिप्रा नदी है यह मंदसौर में जाकर मिल जाती है चंबल नदी में। और शिप्रा नदी का जो महत्व है यह हम जानते ही हैं कि शिप्रा नदी जो है इसे कहते हैं मालवा की गंगा। और जो 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ मेला भी कहते हैं जिसको, उस रूप में भी यह जानी जाती है। तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल। इसके अलावा काली सिंध नदी है, यह भी जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। तो यह भी चंबल की सहायक नदी है। तो इन नदियों का उद्गम स्थल भी मालवा है। तो इस प्रकार से मालवा की भौगोलिक स्थिति आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में ज्योग्राफिकली पोजीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और एसएससी समेत रेलवे और वनडे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर पूछेंगे कि यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है, उसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने समय निकालकर वीडियो देखा और लेक्चर सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग जो है, मैंने एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है और वह
इस नंबर पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं जो सूचनाएं होती हैं वह भी देता हूँ और वीडियो भी शेयर करता हूँ। तो ये 7906643414 है। ठीक है, अगर आप इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा और उस लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं।